नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जनता में भ्रम फैलाना है अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया करारा जवाब। कहा, मणिपुर भारत का है अभिन्न हिस्सा। मेरी माटी मेरा देश अभियान और काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की वर्षगांठ पर वीरों को नमन कार्यक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। और भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नया शेड्यूल हुआ जारी। भारत पाकिस्तान समेत 9 मैचों की तारीख बदली गई। अब 14 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की विश्वसनीयता, उनके द्वारा कराए गए कार्य और मणिपुर स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से सदन को अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि किस तरह स्पष्ट बहुमत के साथ जनता का विश्वास हासिल है। वहीं विपक्षी दलों का मकसद सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैलाना है। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। विपक्ष का अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव लाना, लेकिन उन्हें कम से कम कुछ मुद्दे तो उठाने चाहिए, चर्चा तो करनी चाहिए। सिर्फ हंगामा और भ्रम पैदा करना विपक्ष का मकसद नहीं होना चाहिए। विश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं। वहीं मणिपुर पर स्थिति स्पष्ट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मणिपुर में विकास किया है, नस्ली हिंसा से उसे निजात दिलाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने तो कभी संसद में जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। तो मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। और मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के कल दूसरे दिन राहुल गांधी ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, तो सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर पलटवार किया। भाजपा के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस और विपक्षी दलों को तथ्यों के आधार पर जमकर घेरा। आज भी लोकसभा में जबरदस्त चर्चा देखने को मिलेगी। आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जवाब देंगे। लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस देखने को मिली। दोपहर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार की, तो तुरंत ही सत्ता पक्ष की तरफ से करारा जवाब दिया गया। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि मणिपुर में सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए सिख विरोधी दंगों के साथ ही कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता द्वारा उठाई गई कई सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया।
मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेने के दौरान भारत माता को लेकर दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारा प्रहार किया। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से भी चर्चा में हिस्सा लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर देश के करोड़ों लोगों को भरोसा है, लेकिन विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं क्योंकि इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है। दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था है ही नहीं, और ये पूरा देश जानता है। सदन में आपका आचरण, आप जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, हर चर्चा से आप भागते हैं, कोई ना कोई नया बहाना बनाकर। गौरतलब है कि मंगलवार को लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाई गई अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी। ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होना है, इसे विपक्ष भी बखूबी जानता है। लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुभारंभ एवं काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पंच प्रण भी कराए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों का हमेशा सम्मान करें और देश के अच्छे नागरिक होने का दायित्व निभाएं। आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है। और आज ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प के साथ जुड़ते हुए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को, अमर शहीदों को, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को
आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले सभी जवानों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूरे देश में स्वाधीनता की 76वीं वर्षगांठ मिट्टी को नमन वीरों का वंदन करते हुए मनाई जा रही है। आज 9 अगस्त से प्रारंभ हो रहे स्वाधीनता दिवस उत्सव के तहत 15 अगस्त तक हर दिन गांव से लेकर राजधानी लखनऊ तक अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान के तहत एलईडी और लेजर शो से सुसज्जित आजादी रथ यात्रा बस लखनऊ से बाराबंकी जिले पहुंची, जहां टाउन हॉल सभागार में आजादी रथ का सांस्कृतिक आयोजनों के बीच जोरदार स्वागत किया गया। आजादी रथ यात्रा में कलाकारों द्वारा अलग अलग तरह से देशभक्त गीत प्रस्तुत किए गए। क्रांतिवीरों के चित्रण पर किए गए लेजर शो ने टाउन हॉल में मौजूद स्कूली छात्र और जनपद वासियों का मन मोह लिया और सभी लोग देशभक्ति में पूरी तरह लीन नजर आए। आजादी की रथ यात्रा प्रदेश के 21 जनपदों से होते हुए 15 अगस्त को संपन्न होगी। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सर्वप्रथम जनपद बाराबंकी में एक लखनऊ से बस रवाना हुई है, जिसमें हमारे कलाकार उपस्थित थे। तो लेजर लाइट शो किया गया है और साथ में कुछ प्रस्तुति भी की गई हैं उनके द्वारा आज़ादी के उपलक्ष्य में। इसका पर्पस यही है, सभी लोग जिसमें जैसे कि आपने देखा कि यहाँ बच्चे भी उपस्थित थे, हर उम्र के लोग उपस्थित थे, तो सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। झंडों का वितरण किया गया है, सभी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। आज़ादी के अमृत काल का जो महा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत आज बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, उसको हमारे देश के जो महापुरुष जिनके नेतृत्व में भारत आजाद हुआ था, हमारी जो नई पीढ़ी है वो उनके बारे में जाने और उनसे देशभक्ति की प्रेरणा को लेकर के सदैव भारत माता का मस्तक ऊंचा करने का काम करे। अगस्त क्रांति में त्याग और बलिदान करने वाले स्वतंत्रता संग्राम के वीर सैनिकों के पावन स्मृति के साथ लखीमपुर खीरी के तरुणवीर शहीद राजनारायण मिश्र को अगस्त 1942 क्रांति में 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ जेल में फांसी दी गई थी। ये फांसी अंग्रेजी हुकूमत में भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम फांसी थी। लखीमपुर खीरी के ग्राम भीखमपुर में ब्राह्मण परिवार में जन्मे क्रांतिकारी राजनारायण मिश्र ने केवल 22 वर्ष की उम्र में हथियार जमा करने और अंग्रेजों को देश से भागने का और हत्या के मामले में 9 दिसंबर 1944 को फांसी के समय मां भारती के सपूत ने इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करते हुए शहादत का वरण किया। शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनारायण मिश्र के बारे में वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा बताते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरणा पाकर जनपद के लगभग 250 स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन में भाग लेकर भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। एक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था और उसमें महात्मा गांधी ने एक बड़े कड़े कदम का ऐलान किया। उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो, और भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया। लखीमपुर से भी करीब 250 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गिरफ्तार किए गए और उसी दिन 9 अगस्त 42 को ही वेल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। क्रांतिकारियों ने तोड़फोड़ की और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एसआई की टीम ने लगातार छठे दिन बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे प्रक्रिया पूरी की। आज परिसर में फिर से सर्वे करेगी। इसके लिए एसआई के अधिकारियों ने अपनी टीम के सदस्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस बीच जिला न्यायालय ने मीडिया को ज्ञानवापी से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। छठे दिन सर्वे में जीपीआर सर्वे के लिए आईआईटी कानपुर की टीम नहीं पहुंच पाई थी। माना जा रहा है कि टीम ने पूरे दिन व्यास के तहखाने के साथ गुंबद के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर सर्वे का काम किया है।
अपना फैसला दे दिया, सारी चीजें आ गई हैं। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया कवरेज जो है उस संदर्भ में न करे। आप अपना करिए, लेकिन एसआई जो कर रहे हैं वो लाइबल पूरी रिस्पॉन्सिबल वो कोर्ट के प्रति कोर्ट में दाखिल करेगी। सर्वे चल रहा है, चलेगा, सर्वे पे कोई रोक नहीं, सर्वे तो चल ही रहा है। पिछले दिनों आजमगढ़ में एक निजी विद्यालय की 11वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का मामला पूरे प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन संघ व अभिभावक संघ मामला पूरे प्रदेश में जंग और धरना प्रदर्शन का विषय रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा कल गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम घटनास्थल वाले स्कूल में पहुंची। 4 सदस्यीय टीम ने कई घंटे तक कॉलेज परिसर में बारीकी से छानबीन की और जरूरी पत्रावलियों को तलब किया। वहीं उक्त घटना की निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण विवेचना कराए जाने के लिए पड़ोसी जनपद मऊ के क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम द्वारा विवेचना प्रचलित है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि तमाम गाइडलाइंस के अनुसार काउंसलर की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी है या नहीं ये देखना होगा। कॉलेज परिसर की फोटोग्राफी भी की गई है। तमाम गाइडलाइंस तो कहती हैं होना चाहिए, बट ये देखना है कि जो एफिलिएशन की शर्तें होती हैं मैंडेटरी है कि नहीं। तभी तक मैंडेटरी जैसा कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन अध्ययन किया जा रहा है। वो कल तक ही दुहाई तौर पर बताने लायक होगा। सारी चीजों की फोटोग्राफी ली है, डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं, कल तक ही निष्कर्ष पहुंच पाएंगे। लखनऊ में बीसीएल इंडिया की सफलता के बाद आज देश की राजधानी दिल्ली सहित यूपी के अन्य 5 शहरों वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और आगरा में बीसीएल की शुरुआत हुई। आज लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजीव सिंह और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार महेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने कहा कि बीसीएल का जो उद्देश्य है उससे निश्चित तौर पर बीसीएल आने वाले समय में पूरे देश में होगा। उन्होंने कहा किसी भी देश का विकास व्यापारियों के सहयोग के बगैर संभव नहीं। व्यापारियों के विकास के लिए बीसीएल की मुहिम सफलता दिलाएगी। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार महेंद्र सिंह ने कहा कि बीसीएल आज 1 साल में लखनऊ के अलावा अन्य शहरों में जिस प्रकार व्यापारियों को जोड़ने का काम किया है वो सराहनीय है। बीसीएल के उद्देश्यों के साथ पूरे देश के व्यापारियों को जोड़कर उन्हें मजबूत किया जा सकता है। इस अवसर पर पूर्व आईएएस अधिकारी ब्रह्म सागर के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन एसके द्विवेदी सहित कई अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बीसीएल इंडिया के निदेशक उमाशंकर दुबे ने संस्थान के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। देखिए, बहुत अद्भुत पहल है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा प्रयास और पहल दूसरी कोई हो नहीं सकती। हम इसके लिए सबसे पहले तो उमाशंकर जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने कोविड काल में जिनका बिजनेस बंद हो गया था, जो टूट गए थे, जो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको सबको जोड़ करके एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया और बिजनेस कनेक्ट लखनऊ बनाया, जिसके माध्यम से लोगों के छोटे छोटे व्यापारों को आपस में शेयर करके लोगों को खड़ा किया, एक दूसरे से सामान खरीदना शुरू किया और आज देखते देखते 200 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। आज 5 नए जिले इसमें जुड़े हैं और दिल्ली तक इसमें जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ इतने सारे जो लोग आए हुए हैं उनका सबका व्यापार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। गांव रोहेरी के पास एक रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उस पर आगरा निवासी इकबाल, उसकी पत्नी गुलफसा और बच्चों आहत और अयान की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मासूम आयत को वहां से गुजर रही सासनी एसडीएम इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां पर बच्ची की भी मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मैं अपनी तहसील का काम खत्म करके रोड से निकल ही रही थी, तब तक मैंने देखा कि एक बाइक पे 3 लोग नीचे चितावस्था में थे। गाड़ी रोक के पूछने पे पता चला कि रोड एक्सीडेंट हुआ है और ये बच्चा जीवित था, काफ़ी चोटिल था, तो इतना समय नहीं था कि कहीं और गंवाया जाता। तो बच्चे को हम अपनी गाड़ी से लेके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं। बच्चे को एडमिट कर दिया, उसको बेसिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आगे जो भी कार्रवाई होगी। के पास बताया रहा रोडवेज बस के द्वारा मोटरसाइकिल सवार पुलिस मौके पर एक बच्चा काफी गंभीर रूप से कुछ चोटें आई हैं, रेफर करा करती उपचार का प्रकट करा जा। लखनऊ में कल जय घोष रेडियो का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। स्थापना दिवस के मौके पर अमृत रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भौगोलिक संकेत यानी जीआई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगरा के लेदर फुटवेयर को शिल्प बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल किया गया है। अब प्रदेश के कुल 54 उत्पाद जीआई में दर्ज हो गए। जीआई टैग मिलने से आने वाले समय में रोजगार के साथ साथ निर्यात में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगरा लेदर फुटवेयर अपनी मजबूत भागीदारी निभाएगा। रॉ मटेरियल डिपो, सीएफसी विशेष टूल किट के साथ साथ शिल्पियों के प्रशिक्षण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आगरा के लेदर फुटवेयर को जीआई टैग मिलने से आगरा के उद्यमियों में खुशी की लहर है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है आगरा के लिए कि आगरा का जूता जो है अब जीआई टैग के अंतर्गत होगा और आगरा से जूता का उत्पादन भारत में शुरू हुआ है। इसका पूरे डॉक्यूमेंट्स को जुटाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे पूरी तरह से जुटाया गया और ये कई दौर की जब इसकी प्रेजेंटेशंस हुए उसके बाद में ये आगरा को जीआई टैग मिला है। आज का टाइम जो बड़ा भारी डिस्कशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस का, आप किसी भी साइट को सर्च करने के लिए जाएं तो 50 नकली साइट सामने आ जाती हैं। ये सुनने में अटपटा लगता है, पर एक अनजान आदमी फुटवेयर इंडस्ट्री में आना चाहता है खरीदारी के लिए, तो उसको ये नहीं पता चलता है कि वो आगरा एक बहुत बड़ा सेंटर आगरा जूता बनाने का। पर अगर जीआई टैग के थ्रू किसी ने ढूंढने की कोशिश करी तो एक बड़ी आसानी से आगरा का नाम ऊपर आएगा और ये हर तरीके से आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री को मदद करेगा। फतेहपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए बच्चे का निशुल्क हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया गया, जिससे उसे नया जीवन दान मिला है। फतेहपुर जिले के मानू का पूर्वा खागा निवासी ओम नारायण गुप्ता के 12 वर्षीय पुत्र रौनक का हार्ट वॉल्व खराब हो गया था और उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। लंबे खर्च से होने वाले ऑपरेशन के अभाव में हार्ट का वॉल्व रिप्लेसमेंट न करा पाने के कारण पूरा परिवार परेशान था। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से रौनक के दिल का निःशुल्क ऑपरेशन हो पाया है। जिले में अब तक 3811 जरूरतमंद बच्चे योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। ये कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना उसमें आता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये, और इसके अंतर्गत हमारे ज़िले में करीब 26 टीमें काम करती हैं। इसमें कुल मिला के 48 बीमारियां जो चिन्हित हैं उसका इसमें इलाज होता है निःशुल्क। इसमें पैदाइशी मतलब 0 से और 19 साल तक के बच्चों का इसमें निःशुल्क इलाज किया जाता है। किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में होता है। अप्रैल से लेके अब तक करीब 25 बच्चों का इस बीमारी से सफल इलाज हुआ है निःशुल्क। 3811 बच्चों का इलाज हो चुका है अब तक आरबीएसके के थ्रू। मेरे बच्चे को जब पैदा हुआ था डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि हार्ट में इसके 2 छेद हैं। तब से अभी तक उसका इलाज चल रहा था इधर सरकारी अस्पतालों में, और फिर उसके बाद अभी उसको प्रॉब्लम हो गई, फिर से उसकी धड़कन बढ़ गई तेज, तो हम सरकारी अस्पताल गए। सरकारी अस्पताल में पता चला योजना का हमको
योजना के तहत हम हरियाणा पलवल गए, वहाँ इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल हुआ। अब बच्चा स्वस्थ है। इस योजना का बहुत अच्छा हमको लाभ मिला है। योजना का लाभ लेने के लिए हमको बहुत अच्छी सुविधा थी। और लखनऊ में एक ऐसा शिव जी का मंदिर जहां सोमवार को नहीं बल्कि बुधवार को भक्त कतारों में लगकर उनकी पूजा करते हैं। ये मोहान रोड पर स्थित बुद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि भस्मासुर को वरदान देने के बाद भगवान शिव को यहीं पर बुद्धि आई थी। भगवान शिव ने भस्मासुर से नृत्य करने का आग्रह किया और जैसे ही भस्मासुर का हाथ उनके सर पर गया वह स्वयं भस्म हो गया। कहते हैं कि मां सीता को वन भेजते समय लक्ष्मण जी इसी स्थान पर रुके थे। ये मंदिर भी मां सीता द्वारा स्थापित बताया जाता है। यहाँ जिन लोगों का मन स्थित होता है उनको यहाँ आकर शांति मिलती है। बुध वाले दिन दर्शन दे के बताए, तब लक्ष्मण जी को बुद्धि आई। तब लक्ष्मण जी बिठूर लेके गए तो दूर पर घुघरी तालाब है, थक गए तो वहाँ पर रुके और वहाँ पर घुघरी बनाए और लक्ष्मण और सीता माता खाए। वहाँ से फिर प्रस्थान किए, तब गए बिठूर वाल्मीकि आश्रम। और ये सीता वनवास रोड है, ऋषि आश्रम है। ये वाल्मीकि गुरु भी यहाँ थे, वाल्मीकि गुरु ही बताए बिठूर जाओ। जब हमने जो मांगा है भोलेनाथ ने हमको बहुत कुछ दिया है और आज भी हमारी आस्था है कि वो हमेशा हम सबका कल्याण करते हैं। आज 15-16 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। भोले बाबा बहुत अच्छे हैं, जो मांगा वो दिया। भारत में इस साल खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है। आईसीसी ने भारत पाकिस्तान समेत 9 मैचों की तारीख बदलने की घोषणा कर दी है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। हालांकि पहले इस मुकाबले की तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी। भारत पाकिस्तान मैच के अलावा 8 मैचों के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। आईसीसी के नए शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला भी 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका दोपहर 2 बजे से खेला जाना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला 12 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें 13 अक्टूबर को आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत पाकिस्तान की टीमें 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा, जबकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। और समाचारों के अंत में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जनता में भ्रम फैलाना है अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया करारा जवाब। कहा, मणिपुर भारत का है अभिन्न हिस्सा। मेरी माटी मेरा देश अभियान और काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की वर्षगांठ पर वीरों को नमन कार्यक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। और भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नया शेड्यूल हुआ जारी। भारत पाकिस्तान समेत 9 मैचों की तारीख बदली गई। अब 14 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। 10 बजे के समाचारों में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।